नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियोस में या पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, 150 टॉपिक का जो मेंशन किया गया है, उसी के सीक्वेंस में आगे जो आज हम लोग देखेंगे वो है आज आपका नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। लेकिन उससे पहले कुछ जानने की कोशिश ये करते हैं कि तेजस IAS एकेडमी आपके लिए लाया है, ध्यान देना, कि केवल 150 दिनों में, केवल 150 दिनों में, ध्यान देना, केवल 150 दिनों में CGPSC का संपूर्ण अध्ययन यानी संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा कि कौन से कोर्स आप करना चाहते हैं और किस तरीके। इसके लिए आपको तेजस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और इस कोर्स की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सभी पेपर का हिंदी और अंग्रेजी में PDF के रूप में मॉडिफाइड और अपडेटेड अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगा। टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन बैंक, वर्ड लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें की जाएगी और आधार पर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम होगा। नियमित रूप से मुख्य परीक्षा के आधार पर टेस्ट सीरीज होगा। रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन और अध्यापन है। विषय विशेषज्ञ के द्वारा बहुमुखी अप्रोच के साथ पेपर का मूल्यांकन होगा। लेखन शैली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निबंध पर स्पेशल एक प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें CG स्पेशल के साथ साथ छत्तीसगढ़ विशेष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाया जाएगा और छत्तीसगढ़ के मानकों के अनुसार फुल टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि यह छत्तीसगढ़ PSC ऑनलाइन ये क्लासेज होगी और आप समझ सकते हैं कि जिस स्टूडेंट अभी प्री देने वाले हैं उसके लिए तो 150 दिन का 150 टॉपिक का सारे सब्जेक्ट का 40 डेज का क्रैश कोर्स के साथ आप ये शुरुआत कर सकते हैं। और एक बार हमारा तेजस IAS एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें और यहाँ के वीडियो को आप खुद ही देखें और एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का हमारा पढ़ाने का अप्रोच है और किस तरीके से हम आपके साथ स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इस बार CGPSC को क्रैक करने के लिए यानी प्रहार करने के लिए हमारा जिस बैच का नाम है CGPSC, इस बार CGPSC पर प्रहार जिसके नाम से हम यह बैच शुरू किए हैं, तो इसी के आधार पर आप यह समझ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंडिया में नेचुरल वेजिटेशंस यानी प्राकृतिक वनस्पतियां किस तरीके से और कहां है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, इन सब का हम लोग एनालिसिस करेंगे और एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसके लिए आपको मैं और भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यह कोर्स आप ज्वाइन करें और फिर उसके साथ आप देखें आपके साथ जो स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी मेंस बचा हुआ है उसके लिए और जो प्री देने वाले उनके लिए हम 28 आपको पता भी होगा 28 दिसंबर से यह बैच शुरू हो चुका है और ये 5 फरवरी 2021 तक जाएगा और इसमें क्रैश कोर्स में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी और CSET का भी स्पेशल प्रोग्राम हमारे साथ जुड़िए और हम CSET का भी प्रोग्राम देंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस स्टूडेंट का प्री हो चुका है, जो 2019 का मेंस देने वाले हैं और प्री अभी जो देने वाले हैं, उन दोनों का मेंस के लिए हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाए हैं। इसके लिए आप तेजस IAS एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आपके लिए एक ऐसा प्लान स्ट्रेटजी बनाया गया है ताकि आप मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और अच्छे नंबर पाएं और मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ अगर हम लोग देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया,
यानी नेचुरल वेजिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया की बात करेंगे कि भारत में वनस्पतियां कितने तरह की हैं और किस तरह की हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में मुख्यतः, ध्यान देना, भारत में मुख्यतः 5 प्रकार की वनस्पतियों को डिवीजन किया जा सकता है। ये 5 प्रकार के 5 टाइप्स के वनस्पतियों के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद ट्रॉपिकल पर्णपाती वन जिसको डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, और ये मरुस्थलीय वन, उसके बाद पर्वतीय वन, और उसके बाद डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के, अब ध्यान देना, किसी भी प्लेस की वनस्पतियों को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जानने होते हैं। पहले तो उस देश की लैटिट्यूडनल और लॉन्ग, खासकर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए कि वो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसी के आधार पर आप समझ पाएंगे कि सन का पोजीशन के अनुसार, यानी अर्थ के कौन से एरिया पर उनका जो सनलाइट है वो किस तरीके से पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। और तो भारत जैसे देश की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि भारत के बीचों बीच एक लाइन पास करती है जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा है, और कर्क रेखा जहां तक होता है वो ट्रॉपिकल रीजन का पार्ट होता है। तो भारत में मैक्सिमम एरिया ट्रॉपिकल रीजन का पार्ट होता है, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन होने के नाते यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इसके साथ वैसे भारत की जियोमॉर्फोलॉजी अगर देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्र, पठारों क्षेत्रों के आधार पर, इसके आधार पर हम मल्टी डायमेंशनल आधार के द्वारा ये वनस्पतियों का डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशंस बेसिकली क्या होता है, और नेचुरल वेजिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली किस तरीके की है। तो नेचुरल, भारत में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। वजह यह है कि जियोमॉर्फोलॉजी इसका अलग अलग है। भारत में हिमालय पर्वतों के शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती है, यानी सब ट्रॉपिकल वेजिटेशंस जो है, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशंस पाए जाते उगती है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार पर अगर देखा जाए द्वीप समूह पर तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, वर्षा वन, जहां की खूब बारिश होती है। तो आपको मैं बता दूं कि वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, अंडमान निकोबार, और उसके बाद अगर हम बात करें कि उसके ऊपर वाले अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, गारो खासी जयंतिया वाले रीजन, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय आप देखेंगे कि वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जबकि राजस्थान वाले रीजन में या आपको डेजर्ट फॉरेस्ट मिलते हैं, या सेमी एरिड क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और इस तरीके से कांटेदार वनस्पतियां की अधिकता है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि मिट्टी और जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में वनस्पतियां क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। तो क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या होती हैं, तो भारत के अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें कि नॉर्थ ईस्ट 8 भारत के उत्तर और पूर्वी राज्यों के संयुक्त रूप देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का लगभग, ध्यान देना, ये 25.03%, जबकि इन 8 राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 65.83% की बात करता है। तो ध्यान देना कि 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में संयुक्त रूप से देखा जाए तो कुल जितना वन होता है उसका 25.03% होता है, जबकि अगर उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 65.83% है। इसी के आधार पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल रीजन की। तो ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। तो भारत में यह कहां पाए जाते हैं, तो ध्यान देना, जहां औसत तापमान, ध्यान देना, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे होते हैं, और वर्षा कितना होता है, 200 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान देना कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पाए जाएंगे जहां 22 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा होगा और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है।
तो वहां जो होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, और यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इसको एवरग्रीन कहा जाता है। ये सालों भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ये बहुत घने होते हैं, इनमें ये 45 से लेके 60 यानी 45 से 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, और इन बड़ों में ताड़, महोगनी, नारियल, एबोनी, आबनूस और बांस और रोजवुड और बेंत उगाए जाते हैं। तो ध्यान देना, इससे यही प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ उगते हैं, तो जहां 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जहां 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान होता है और 200 सेंटीमीटर तक अगर बारिश होती है, वहां इस तरह के वन पाए जाते हैं। और दूसरी चीजें ये होती है कि ये सालों भर हरे भरे रहते हैं, ये काफी डेंस होते हैं और इनकी ऊंचाई 45 से 60 मीटर तक ऊंचा होता है। ये मुख्यतः ताड़, महोगनी, नारियल, एबोनी और आबनूस, बांस, रोजवुड ये होते हैं। तो ट्रॉपिकल, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, इनमें से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है, तो इनमें से ये वृक्षों के नाम दे देगा, इस ट्रीज का नाम दे देगा, और इनमें से कोई सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट का नाम दे देगा, तो आपको छांटना होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से फॉरेस्ट में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, आपको जानना होगा। उसके बाद अगर देखा जाए कि इसका एक्सटेंशन कहाँ है, विस्तार अगर हम बात करें, तो भारत में इस प्रकार के ये इतने हेक्टेयर क्षेत्र पर उगे हैं। सदाबहार वनों की अगर बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न ढाल, हिमालय के तराई और कर्नाटक के पश्चिमी भागों, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो ध्यान देना ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि जब बे ऑफ बंगाल की मानसून जाती है तो वहाँ गारो खासी जयंतिया से टकरा के खूब बारिश करती है, और यही कारण है कि वहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। उसी तरीके से अरब सागर का मानसून जो होता है वो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट से खूब बारिश होती है, इसीलिए यहाँ इस प्रकार के वनस्पतियाँ पाए जाते। उसमें अगर देखा जाए तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ध्यान देना, जहां उन क्षेत्रों में, उक्त क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बारिश, यानी उससे जहां कम बारिश होती है वहां सेमी सदाबहार वन यानी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनकी साइडर होता है, होलक होता है और कैल, ये वहां के प्रमुख वृक्ष हैं यानी ट्रीज हैं। इनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, ये घने होते हैं, वृक्षों की बहुरूपता होती है। ध्यान देना, एक प्रकार के वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, लगभग विभिन्न तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। कठोर लकड़ी का औद्योगिक महत्व, इनके लकड़ी का काफी जो इसके वुड है वो इंडस्ट्रियल पर्पज से काफी, इंडस्ट्रियल महत्व के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। हजारों प्रकार के वन्य जीव प्राणी यहाँ मिलते हैं। यहाँ जो कहा जाता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो डाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा पाई जाती है। दलदली भूमि अंतः विदोन कठिन होता है, यहाँ जो होती है मार्सी लैंड होती है, इसलिए इन वनों का हम उपयोग बहुत कम कर पाते हैं, आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ये सीमित महत्व के होते हैं क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप है ही नहीं, मार्सी लैंड होने की वजह से ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन डाइवर्सिटी, अगर ये कहा जाए कि भारत में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती, तो जहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां डाइवर्सिटी फ्लोरा और फौना का बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें तो ये टाइप ऑफ वेजिटेशन आप देखें कि ये अगर आप देख सकते हैं इस मैप में, आप देखें तो इस मैप में आपको मिलेगा कि ये वाला जो रीजन है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी पास्ट, और ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आप इस मैप से आप लोकेट कर सकते हो कि भारत में सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उन भागों में पाए जाते हैं
जहां बहुतायत, ये ध्यान देना, भारत में इस प्रकार के वन बहुतायत पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन यही पाया जाता है। और ध्यान देना, जहां बारिश 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है और यह वन गर्मी के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। डेसिडियस का मतलब पर्णपाती, और पर्णपाती का मतलब होता है एक सर्टेन टाइम में इनकी पत्तियों को गिरा दिया जाता है, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहा जाता है। जैसे ये ध्यान देना कि कुछ दिनों के लिए पत्तियां गिरा देते हैं, ये काफी ध्यान देना, ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, ये आपका चंदन, आम, साखू, ये हरड़ बहेरा, आंवला, महुआ, हल्दू के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें मैक्सिमम वृक्ष छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वहां पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और लगभग टेम्परेचर उतना ही होता है, जिसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में मैं बताया था। इसी के बाद आप देखेंगे कि यह वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनकी कुछ विशेषताएं होती है। तो इस वन का विस्तार हिमालय के गिरिपाद यानी फुट रीजन ऑफ हिमालय, उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढालों पे, ध्यान देना, वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढालों पे, ईस्टर्न घाट के, ध्यान देना, ये वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे इस तरह के वनस्पतियां पाई जाती है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में इस प्रकार की होती है। इसकी लकड़ी क्या होती है, मुलायम और मजबूत होती है, काफी टिकाऊ होती है और भारत में लगभग 220 हेक्टेयर क्षेत्र पर इस प्रकार का वन। इनकी विशेषता क्या होती है, वृक्ष कम लंबे और खुले वन होते हैं, समान प्रकार की क्षेत्रीय वृक्ष होते हैं, मतलब एक ही सर्टेन प्लेस पे क्या होते हैं, एक ही प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं। अधिक व्यवसायिक के लिए लकड़ियां होती है, ये कॉमर्शियल पर्पज से काफी फ्रूटफुल होती है और देश में सर्वाधिक महत्व वाले वन पाए जाते हैं। इसमें चारागाह और कच्चा माल का मिलना होता है। यहाँ क्या होता है कि चारा ग्रेजिंग लैंड और रॉ मटेरियल के रूप में इस लकड़ी का हम लोग यूज करते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह लकड़ी जो होती है काफी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यह डेसिडियस पर्णपाती वन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, अब आप देखिए कि डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब यह है कि डेसिडियस फॉरेस्ट का विस्तार आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से यह विस्तार दिया गया है। यह विस्तार जो आप देख रहे हैं, ये पूरा विस्तार इस पे आपको दिख रहा है कि ये विस्तार आपको दिख रहा है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट है। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम में क्या होती है कि यह अपना पत्तियां गिरा देती हैं। क्लियर, समझ में आ रहा? अब हम लोग आगे देखते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का मतलब होता है कि उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं। तो शुष्क मैदानी भाग में जहां बारिश क्या होती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, वहां घास के मैदान पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में लंबी लंबी घास उग जाते हैं। नदी, झील, आर्द्र भागों में जहां ह्यूमिड प्लेस है, जो नदी, झील आदि के निकट पतझड़ वाले वन कुंज और कतारों के रूप में पाई जाती है। और मैदानी भागों में अब घास के मैदान लगभग समाप्त तो हो चुके हैं। एक और जहां सिंचाई की सहायता से कृषि का विस्तार किया गया है, परंतु पठारी भागों में कहीं कहीं घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियां मुख्यतः कर्नाटक की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ के पठारी रीजन में इस तरह के वनस्पतियां पाई जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार की ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो मैदानी भाग थे लगभग वो समाप्त हो गए बढ़ती हुई पॉपुलेशन की और कृषि की डिमांड के लिए। आपको मैं बता दूं कि जो मैदानी भाग थे वो आज को, जो ग्रासलैंड पहले हुआ करता था, वो आज उसको हम लोग एज ए एग्रीकल्चर लैंड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, इसलिए मैदानी भागों में कम है। लेकिन पठारी क्षेत्रों में अभी भी, और जहां अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहां अभी तक वो ग्रासलैंड के रूप में है। लेकिन पठारी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि इसका डेंसिटी यानी इसका जो अभी भी विस्तार है। उसके बाद अगर ग्रासलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ग्रासलैंड जो है ये बेसिकली कहाँ किस तरीके के पाए जाते हैं, ये इस मैप में ये नेचुरल वेजिटेशंस में आप देख सकते हैं कि ये जो पठारी क्षेत्रों पे है, जहाँ पर्वतीय ये पठारी क्षेत्रों हैं, उनमें थोड़े थोड़े क्या होते हैं प्लेस पे ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी,
ये एरिड थ्रोनी वेजिटेशंस की बात करते हैं। तो ये एरिड थ्रोनी ये वेजिटेशंस की बात करते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं अर्ध शुष्क वन। तो अर्ध शुष्क वन का मतलब होता है इस प्रकार भारत के शुष्क भागों में जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है वहां इस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। यहां ध्यान देना, वृक्षों के वाष्पीकरण और पशुओं को बचाने के लिए प्रकृति ने कांटे प्रदान किए। ऐसे वनों में ये कांटेदार वृक्ष होते हैं, इनके क्या होते हैं कि पेड़ों पे कांटे लगे होते हैं। इनमें छोटे छोटे वृक्ष कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं। इनकी छालें मोटी होती है। छालें मोटे होने का मतलब होता है जल का वेपोराइजेशन नहीं हो पाए, और पत्तियों के साथ कांटे होते हैं, क्योंकि अगर पत्तियां होंगी तो फोटोसिंथेसिस होगा तो पानी की अधिक आवश्यकता होगी, इसलिए पत्तियों के जगह ये कांटे होते हैं। और ये मोटी छालें जो होती है गर्मी से रक्षा करती है, क्योंकि इनको प्रॉपर पानी एक बार जब, क्योंकि अगर जहां गर्मी ज्यादा होगी तो वहां छालें मोटी होती है ताकि पौधे जीवित रह सके, उनको प्रॉपर पानी की सप्लाई होती रहे। इस वनों में अगर मुख्य बात करें तो बबूल होता है, खजूर होता है, नागफनी होता है, खेजड़ा, ध्यान देना ये राजस्थान का मेजर पौधा है, रीठा होता है, केर होता है, बेर होता है, आंवला भी होता है, रोहिड़ा और करील के वृक्ष पाए जाते हैं। ये इस प्रकार की जो वनस्पतियां होती है एरिड थ्रोनी वेजिटेशंस की, तो इस प्रकार की वनस्पतियां होती है। भारत में इस प्रकार के वनों का विस्तार मुख्यतः डेजर्ट रीजन में होता है, और ये मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, ध्यान देना दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भीतरी कर्नाटक में जहां बारिश कितनी होती है 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती, वहां एरिड थ्रोनी वनस्पतियां पाई जाती है। अगर हम बात करें कि एरिड थ्रोनी, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यहां जो सेमी एरिड की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है ये सेमी एरिड वाला है, क्योंकि यहां जो अगर हम बात करें तो यहां जो वनस्पतियां जो होती हैं जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से क्या होते हैं 50 सेंटीमीटर से ये कम होते हैं बारिश, इसलिए यहां ये वाला रीजन आप देख रहे हो ये आपका एरिड थ्रोनी है। आगे हम लोग चलते हैं, डेल्टाई फॉरेस्ट यानी डेल्टा में उगने वाले कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि डेल्टाई क्या होती है। तो वन नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं, और आपको पता भी होगा कि उत्तर भारत की नदियां जो खासकर हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, और पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर है, जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो ध्यान देना कि ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और डेल्टाई भूमि समतल तथा नीची होने के कारण इसमें समुद्र का खारा पानी जो होता है, सेलाइन वाटर जो होता है, प्रवेश कर जाता है। तो इन भागों में सदाबहार टाइडल ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ध्यान देना, एवरग्रीन सदाबहार वन के ज्वारीय वन पाए जाते हैं, यानी कि टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और समुद्र के खारे जल के प्रवाह में इन वृक्षों की लकड़ी जो होती है कठोर एवं छाल क्षारीय हो जाते हैं। इनकी लकड़ी का उपयोग हम मुख्यतः क्या करते हैं, नाव बनाने के रूप में होते हैं, और छाल क्षारीय हो जाता है। इन लकड़ी का उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है, और छाल का प्रयोग चमड़ा पकाने के लिए किया जाता है और रंगने में किया जाता है। तो ध्यान देना, जो ज्वारीय वन होते हैं, जो खासकर डेल्टाई फॉरेस्ट होते हैं, उसमें इस तरह की चीज, इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब हम बात करते हैं कि ये डेल्टाई वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डेल्टाई वन कहाँ होगा। तो अंडमान निकोबार की बात करते हैं, उसके बाद देखो सुंदरबन की बात करते हैं, भितरकनिका की बात करते हैं, महानदी डेल्टाई क्षेत्र में होते हैं, गोदावरी डेल्टा के, कृष्णा डेल्टा की, ये पिछावरम कावेरी डेल्टा की, उसके बाद बेम्बनाद लेक की, ये लक्षद्वीप की बात करते हैं, और कुडपुराज की बात करते हैं, रत्नागिरी की बात करते हैं, गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ कच्छ की बात करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार के मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन पाए जाते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इन वनों को मैंग्रोव, या ध्यान देना, इन वनों को अगर हम बात कर लें कि इन वनों को क्या कहते हैं, इन वनों में मैंग्रोव, गोरने, ताड़, ये कैसूरीना, नारियल, फोनिक्स, नीपा और सुंदरी, ध्यान देना सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वन पाए जाते हैं।
ये वन जो होते हैं, ध्यान देना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों में पाए जाते हैं। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष के क्या होते हैं, अधिकता के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, यहाँ सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये डेल्टाई क्षेत्र या दलदली क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ के जो कठोर लकड़ी एवं क्षारीय छाल होती है, दुर्गम वन होते हैं, सीमित उपयोग किया जाता है। भारत में सुंदरबन इसे कहते हैं, क्योंकि सुंदरी नाम की वृक्ष होती है, इसीलिए इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो मैंग्रोव वन, ये बहुत बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि ये कहाँ पाए जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा इस तरह के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माउंटेन वन। माउंटेन वन का मतलब होता है पर्वतीय वन। तो ये हिमालय पर्वत पर उगते हैं। इनका विस्तार असोम से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है। ये वन ऊंचाई के अनुसार बदलते रहते हैं। आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत में भी बहुत तरह, एक ऊंचाई के लेयर के अनुसार वहाँ वनस्पतियों की वैरायटी और क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो आप देखोगे कि ऊंचाई के साथ बदलते रहते, क्योंकि ऊंचाई के साथ जलवायु के तत्वों की मात्रा में काफी अंतर आता है और किसी भी वनस्पतियों के उगने के लिए और प्रॉपर डेवलप होने के लिए वहाँ का क्लाइमेट एक मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ आप ध्यान देना, हिमालय पे 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन और पतझड़ वन, ध्यान देना 1500 मीटर तक की ऊंचाई जो अगर बात करते हैं वहां क्या होता है, सदाबहार वन और पतझड़ वन पाए जाते हैं। और 1500 से 2500 के मीटर में ये सब ट्रॉपिकल शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इसमें आप ध्यान देना, ओक, देवदार और बर्च और मैपल के वृक्ष उगते हैं। तो ध्यान देना कि इसको क्लासिफिकेशन करते हैं कि बिलो 1500 में क्या होता है, सदाबहार वन और ये डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। जबकि 150 से लेके 1500 से लेकर 2500 मीटर यानी 2500 मीटर पर ये सब ट्रॉपिकल, ये क्या होते हैं, सब ट्रॉपिकल चौड़ी पत्ती वाले, जिनकी लीफ जो होती है काफी चौड़ी होती है, वैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें ओक, देवदार और बर्च और मैपल के नाम से यहाँ के वृक्षों की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि माउंटेनियर, तो माउंटेन अगर की बात करते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो ये देखिए माउंटेन, ये जो मुख्यतः ये देख सकते हैं कि ये कहा जाता है कि यहाँ इस तरीके से इसका विस्तार है, ठीक है। और इस तरह का विस्तार होने के साथ साथ ये माउंटेन फॉरेस्ट है। और इसमें देखिए अब इसका तीसरा कैटेगरी, ये 25, ये यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 2500 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी का मतलब कोनिकल वाले जो होते हैं, कोणधारी शंकु टाइप के, इस तरीके से इन वनों में फर होता है, स्प्रूस होता है, चीड़ होता है, सनोवर होता है और ब्लू पाइन होता है। इसी प्रकार अगर 4500 से लेकर ये 4800 मीटर की ऊंचाई पे ये टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां पाई जाती हैं। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें मुख्यतः घास, काई और लीचेन उगती है। तो जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे वनस्पतियों की डेंसिटी है, यानी वेजिटेशंस की डेंसिटी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और स्पेशल वेराइटीज के क्या होते हैं कि वेजिटेशंस वहां उगते हैं। तो आप देखिए कि 4500 मीटर से अगर 4800 मीटर तक अगर देखें तो यह मुख्यतः घास, काई और लीचेन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर 4800 मीटर की अधिक ऊंचाई पर यह सदैव बर्फ जमा रहता है। और ध्यान देना, यातायात के साधनों के अभाव के कारण और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप न होने के कारण, पर्वतीय क्षेत्रों में अल्प विकास होने के कारण ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये पर्वतीय वनों का दोहन प्रॉपर या यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि इन वनों का उपयोगिता बहुत कम है। तो आप ध्यान देना, इसका लेयर 1500, ध्यान देना शुरू से 1500 मीटर तक, 1500 से 2500 मीटर तक, ठीक है। 2500 से आप देखोगे 4500 मीटर तक, और 4500 से लेके 4800 मीटर तक, और फिर 4800 से लेकर ऊपर वाले, इस प्रकार की वनस्पतियों ऊंचाई के अनुसार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसी के आधार पर इसको हम लोग डिफाइन भी करते हैं।
ये दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के जो वनस्पतियां जो होती हैं, आपको मैं बता दूं कि दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के जो वनस्पतियां होती हैं, ये दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीपीय के 3 भागों में मिलते हैं इस प्रकार के, और पश्चिमी घाट के विंध्याचल और नीलगिरी पर्वतों की श्रृंखलाएं पर। तो ये ध्यान देना कि दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पश्चिमी घाट की बात करते हैं, विंध्याचल की बात करते हैं और नीलगिरी की बात करते हैं। क्योंकि ये श्रृंखलाएं जो होती हैं ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती है, इसलिए इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल और निचले क्षेत्रों में ये ध्यान देना उपोष्ण यानी कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, इस तरीके से टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन टाइप के वनस्पतियां पाई जाती है। तो ध्यान देना वनस्पतियों के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशंस करें तो ये पश्चिमी घाट और विंध्याचल और नीलगिरी की पहाड़ियों पर इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि यही नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो ये माउंटेनियस वन जो बेसिकली नीलगिरी की अगर हम बात करते हैं तो नीलगिरी वाला जो होगा, ये वाला जो रीजन है, ये नीलगिरी वाला जो पर्वत है, यहाँ हम बात करते हैं, विंध्याचल की बात करते हैं, और इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशंस किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका मुख्यतः विस्तार कहाँ है। तो मुख्यतः विस्तार की अगर हम बात कर लें तो आप देख लें इनका केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों के पश्चिमी घाट में इस प्रकार की वनस्पतियां विशेषकर पाई जाती। तो वेस्टर्न घाट में मुख्यतः इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। और ध्यान देना नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले, ये ध्यान देना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया कि सोलास क्या है, तो सोलास के नाम पर यह पाया जाता है। यह ध्यान देना शीतोष्ण, ये शीतोष्ण की बात करते हैं यानी सब ट्रॉपिकल, ये कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस प्रकार में देखेंगे कि यह जो होता है मैग्नोलिया, रेल और सिनकोना जैसे क्या होते हैं। सिनकोना जो होता है एज ए मेडिसिनल प्लांट है, तो आप देखोगे कि इस तरीके से, और बैटल की आर्थिक महत्व के ये वन जो होता है सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी में भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि इस प्रकार की वनस्पतियां जो होती है ऊंचाई के अनुसार माउंटेनियस वन जो होते हैं या जो माउंटेन वन जो होते हैं वो बेसिकली अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में इनका डेवलपमेंट हुआ है, और वो अपने महत्व का, उनका अपना इम्पोर्टेंस है। क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पर्वतीय वनों की विशेषता क्या होती है। तो पर्वतीय वनों की विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो ये ऊंचाई के अनुसार वृक्ष के वनों की श्रेणी भी भिन्नता होती है। नीचे सदाबहार वन और बीच में सब ट्रॉपिकल, ऊंचाई के साथ कोणधारी। जितना अधिक ऊंचाई पे जाओगे कोनिकल क्या होगा कि फॉरेस्ट होगा। विशेष उपयोगी और मूल्यवान लकड़ियां होंगी। दुर्गम स्थिति से होने में विदोहन की कठिन होती है, और अनेक उत्पादों और दवा, जड़ी बूटियों और कच्चे माल की प्राप्ति होती। तो ध्यान देना माउंटेन पर्वतीय जो फॉरेस्ट होते हैं, वन जो होते हैं, वो उसमें मेडिसिनल और इस तरह, वैसे भी उनका दोहन बहुत कम होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप न होने के कारण इस तरह की समस्याएं होती है, जिससे इनका दोहन करना, जिनको यूटिलाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये रहा आपकी वनस्पतियां, और यह वनस्पतियां आप ध्यान देना कि यह वेजिटेशंस जो होता है मुख्यतः 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कौन से वृक्ष किस वेजिटेशंस का पार्ट है और भारत में वनस्पतियों का। इसके अलावा जो सर्वे होता है कि फॉरेस्ट का किस स्टेट में फॉरेस्ट ज़्यादा है परसेंटेज के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो जब हम इकोनॉमी सर्वे आप सीजी का पढ़ेंगे तो उसमें आप देखें इंडिया के विषय में आपको स्टडी नहीं करना है। तो आपको बस वेजिटेशन बताने का मेन उद्देश्य था कि नेचुरल वेजिटेशन जो होता है उसको किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यह सारी चीज़ों को डिटेल आपने स्टडी किया। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करेंगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ 40 डेज में एक अच्छी टीम के साथ, एक अच्छे डायरेक्शन में, एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ाई करें। 150 टॉपिक और 150 नंबर आपको डिफाइंड है कि अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो CGPSC प्री आपका हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यूअस परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के साथ देखें तो आपको लगेगा कि हम अच्छे जगह और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।